नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे दिल्ली किसकी, दिल्ली में आखिर चलेगा किसका जादू। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे या 21 साल बाद भाजपा वापसी करेगी। कांग्रेस 15 साल शासन करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सत्ता छीनी और यही कश्मकश हमारे एजेंडे में आज हम बात करेंगे। क्या मुद्दे हावी रहे। आप लोग डिफरेंट चैनल्स पे एग्जिट पोल देख रहे होंगे, लेकिन हम बात करेंगे कि आखिर दिल्ली किसकी और उसकी वजह क्या है। अगर कोई दावा करता है तो वजह क्या है कि हां उसकी झोली में दिल्ली जा सकती है। चेहरे की अगर बात करें तो यह पूरा चुनाव अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमता रहा। मूल मुकाबले की अगर बात करें तो केजरीवाल वर्सेस मोदी इस चुनाव को कहा गया। तो चले आप हमारा मजमून देखिए, मजमून के बाद में हम लौटते हैं। हमारे पैनलिस्ट के साथ हम चर्चा करेंगे। कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है। इस बार दिल्ली वालों के दिल को किसने छुआ है, यह 11 फरवरी को चुनाव नतीजों के बाद साफ हो पाएगा। यहां मतदान मतपेटियों में बंद हो चुका है। दिल्ली चुनाव 2020 के नतीजे ये बताएंगे कि क्या भाजपा लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 7 सीटों की तरह यहां भी जीत हासिल कर सकेगी। पिछले चुनाव में शून्य पर रही कांग्रेस ने भी दावे तो किए थे, लेकिन मुकाबले में तीसरे नंबर पर ही माना जा रहा है। 2015 को विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज कर आपने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था, जबकि लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को जोरदार जीत हासिल हुई थी। दोनों नतीजों से साफ है कि जनता प्रदेश और राष्ट्रीय चुनाव में अलग अलग सोच के साथ वोट करती है। चुनाव अभियानों की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी अभियानों को काफी हद तक अपने कार्यकाल में कामकाज के रिकॉर्ड के आसपास रखा, जबकि भाजपा ने अपने राष्ट्रवाद के माध्यम से मतदाताओं से अपील की और सीएए पर आपके रवैये को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। साथ ही शाहीन बाग और जेएनयू प्रदर्शन को आपके सहयोग को राष्ट्र विरोधी बताया। आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकाल के रिकॉर्ड को पेश करने के लिए एक मजबूत सोशल मीडिया कैंपेन चलाया। स्कूलों, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों, रियायती दरों पर बिजली और पानी की आपूर्ति और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा को लागू किया गया। नए घोषणा पत्र में प्रदूषण, स्वच्छ पानी की व्यवस्था और स्वच्छता पर ध्यान देने का भी वादा किया गया। वहीं भाजपा ने दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को ऑनरशिप डॉक्यूमेंट देने के वादे किए। वहीं ट्रिपल इंजन गवर्नेंस का वादा किया। लेकिन बीजेपी का अभियान जल्दी ही सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर विशेष रूप से दिल्ली के शाहीन बाग की ओर मुड़ गया। विरोध प्रदर्शनों को देश विरोधी के रूप में पेश किया गया। बीजेपी ने इन विरोध प्रदर्शनों के जरिए अराजकता और हिंसा फैला और शहर के निवासियों को असुविधा का कारण बनाने के लिए आप और कांग्रेस को दोषी ठहराया। दिल्ली विधानसभा का चुनाव इस बार मोदी बनाम केजरीवाल है। पीएम ने केवल 2 रैलियों को संबोधित किया, लेकिन उनकी तस्वीर भाजपा के होर्डिंग्स और विज्ञापनों पर लगी रही। पार्टी ने सीएम पद के लिए चेहरे की घोषणा नहीं की है। इस पर आपने कहा कि केजरीवाल का मुकाबला करने के लिए भाजपा के पास कोई सीएम उम्मीदवार नहीं है। यही हाल कांग्रेस का है। यहाँ शून्य पर बैठी कांग्रेस ने भी सीएम चेहरे की उम्मीदवार घोषित नहीं किए। गौरतलब है कि दिल्ली लोकसभा चुनाव में आपका सफाया भाजपा ने किया था। हालांकि इस बार केजरीवाल ने दिल्ली में इस मुकाबले को कड़ा बना दिया है। ऐसे में अगर केजरीवाल फिर से सीएम बनते हैं तो लवाजमे के साथ दिल्ली जीतने के लिए बैठी भाजपा को एक बड़ा झटका लगेगा। वहीं अगर जीत भाजपा को मिलती है तो राजधानी में नई राजनीति के बयार शुरू होना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। मजमून देखा और कहां का क्या क्या दावे और वादे किए गए। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र दादी साहब हैं, उपेंद्र राजपुरोहित जी कांग्रेस विचारक हमारे साथ में हैं और देवेंद्र शास्त्री जी आम आदमी पार्टी नेता हमारे साथ में। सभी का स्वागत है। शीलदा भाई हमारे साथ में भाजपा से जुड़ रही हैं। उमेंद्र जी, पूरा चुनाव को अगर हम देखें तो क्या मानना है, इलेक्शन हमेशा जिन मुद्दों के आधार पर लड़ा जाना चाहिए उससे भटकता नजर आया कि हाँ बिल्कुल चुनाव ऐसा ही होता है? बिल्कुल योगेंद्र जी, वैसे तो हमेशा से दिल्ली को जीतने की लड़ाई तो बहुत परंपरागत लंबे समय से चली आई है, लेकिन ये जो विधानसभा चुनाव के माध्यम से आपके भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आपने जिस हिसाब से दिल्ली को जीतने की कोशिश की है, अन्य चुनाव की तुलना में अब ये देखा गया है कि स्थानीय मुद्दे गौण हो गए। केवल कुछ ऐसे मुद्दे आ गए
जिनको लेके मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की गई। अब के चुनाव, ये जो चुनाव है ध्रुवीकरण का चुनाव हो गया। इस ध्रुवीकरण के चुनाव की वजह से कई तो मर्यादाएं त्यागी गई, कई प्रकार के ऐसे शब्द भी आए जो केवल चुनाव तक सीमित नहीं, देश में एक चर्चा का विषय बन गया। यानी भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी फौज इस चुनाव में लगाई, उस फौज के माध्यम से उन्होंने चुनाव जीतने के प्रयास किए। आम आदमी पार्टी में जो चेहरे हैं, एक चेहरा मैं कह सकता हूं अरविंद केजरीवाल, इनको सामने लाके इन्होंने चुनाव लड़ा। कांग्रेस इस चुनाव में पहले से ही जब यानी 23 दिन का जो चुनावी माहौल बना, इसमें ये देखा गया कि कांग्रेस ने केवल अपनी उपस्थिति को दिखाने के लिए ये चुनाव लड़ा या लड़ रही है। अब यहां एक मतदाताओं के मन में पहले से ये बात आ गई कि चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच का चुनाव रह गया है जी। इन चुनाव में जिस प्रकार के ट्वीट किए गए, जिस प्रकार की बातें आई, जिस प्रकार की शाहीन बाग का भी मामला आया, सब कुछ आया, ये अभी सब बातें ये जो चली है, इन सबको देखते हुए अब ये लगता है कि जिस प्रकार का राजनीतिक माहौल विधानसभा चुनाव में देखा गया, इन चुनाव में किसी भी ये बात ये नहीं चली कि साहब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या दिल्ली के विकास के वादे। ठीक है, एक चुनावी घोषणा पत्र के नाते कांग्रेस ने भी किए, भारतीय जनता पार्टी ने भी किए, आम आदमी पार्टी ने भी किए। आम आदमी पार्टी ने भले ही इन चुनाव में ये कहा हो केजरीवाल ने कि मैंने जो काम किए हैं उनके आधार पर वोट दीजिए। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पहले हमने देश बदला, अब हम दिल्ली बदलेंगे, इस नारे को लेके चुनाव मैदान में आइए। तो दिल्ली तो देश के साथ ही बदल जाती है। वो मैं उसी विषय पे आ रहा हूं कि इन्होंने किया है, यानी अब राज्यों के विकास की बात को लेके किया है। लेकिन केजरीवाल जी ने जो मुद्दा उठाया कि सीएम का चेहरा सामने लाने की बात है, यह हम दोनों बातों से लेके देख सकते हैं कि सीएम का चेहरा, यानी ये यदि हम ये कहें, शील धावई जी हम मौजूद है, उनकी पार्टी ने कहा है कि भाई हम एक लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए विधायकों में से हम सीएम का चेहरा लाएंगे, यानी थोपा हुआ बात नहीं। जब ये बात आती है तो अन्य राज्यों में आपने पहले जिनको चेहरा बना के चुनाव लड़ा, तो यानी यहाँ दो बातें आपस में समझ में नहीं आती। ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल अपनी इच्छा के अनुसार, जहां चेहरा होता है तो चेहरा है हमारे पास, वो जहां नहीं होता है तो हम थोप नहीं रहे। दोनों बातें। अब इस चुनाव में आपने देखा होगा कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जो बीजेपी के बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े दिग्गज देश भर के आए, वहां उन्होंने चुनावी व्यूह रचना ये संभाली। लेकिन कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी आए और ये प्रियंका गांधी आई, दोनों ने मोर्चा संभाला। सोनिया गांधी अस्वस्थ होने की वजह से इन चुनाव में भाग नहीं ले पाए। चलिए वापस लौट रहा हूं आपके पास में। मैं हमारे साथ देवेंद्र शास्त्री जी बैठे हुए हैं। पूरे इलेक्शन कैंपेन भी किया इन्होंने दिल्ली में, बड़ी मुश्किल से इनको दिल्ली से बुला के और आज के लिए समय मांगा इनसे कि आप आइए जरा शेयर करिए अपने अनुभव। क्या लगता है शास्त्री साहब? देखिए, दिल्ली के अंदर जो हम लोग मीडिया में जो कुछ भी देख रहे हैं वो सारी की सारी हवाबाजी है। ग्राउंड पर हालात ही अलग हैं, इश्यूज ही अलग हैं जी। आप एक चीज आप मीडिया पे देख सकते हैं कि जिस भी वोटर से रिपोर्टर बात कर रहा है वो कहीं से भी शाहीन बाग या 370 या इसका बात नहीं कर रहा है। एक भी आप बता दीजिए, एक ने भी ये बात कही हो कि नहीं जो नेशनल इशू है और नरेंद्र मोदी जी देश बदल देंगे, और नहीं, सब कह रहे हैं कि साहब हमारी तो शिक्षा, हमारी तो स्वास्थ्य, हमारी बेसिक इश्यूज पे हम चुनाव पर वोट कर रहे हैं। तो ये चुनाव इस बार एक तरफा है। मैं तो वहां दिल्ली में पूरे मुझे 22 दिन हो गए। कैसे माने 67 जो सीट थी उससे आप बढ़ाने की सोच रहे हैं? देखिए, ये जो अगर हम ग्राउंड रियलिटीज पर बात करेंगे तो अभी थोड़ी देर में ये आपके एग्जिट पोल भी आ जाएंगे और उसके बाद 11 को नतीजे भी आ जाएंगे। ये 67 से पार इस बार जो है आम आदमी पार्टी जा रही है। 68 भी हो सकती है और 70 भी हो सकती है। इसका कारण है, देखिए इसका कारण है कि दिल्ली के अंदर जो बीजेपी का काडर है वो भी अप्रिशिएट कर रहा है कि हाँ काम हुआ है और उसका बेनिफिट हमको मिला है। और इसलिए आपने देखा होगा कि काडर के लोग कह रहे हैं हम तो सालों से हमारा पूरा परिवार आरएसएस का है, लेकिन इस बार हम वोट तो हम केजरीवाल को देंगे। तो ये इस बात का संकेत है कि ये जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है दिल्ली के अंदर कतई चलने वाली नहीं है। और इससे मैं एक और बात बताना चाह रहा हूं कि इससे बीजेपी को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। दिल्ली में तो होगा ही, नेशनल लेवल पे भी आप देख लीजिएगा इसका इंपैक्ट आएगा कि बीजेपी केवल थोथे हवाबाजी करती है, बेसिक काम करने की इनकी न तो क्षमता है न कुवत है। ये चीज वहां पर प्रूव हो गई है। और इसलिए
दिल्ली का नतीजा वाकई अमित शाह कह रहे हैं चौंकाने वाले हैं। अमित शाह की सारी स्ट्रेटेजी फेल होने वाली है और वो चौंक जाएंगे डेफिनेटली। ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं यही कहना चाहूंगा कि जब दिल्ली में इतने अच्छे विकास के काम है, तो लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें आपकी पार्टी की क्या स्थिति हुई, जो निकाय चुनाव हुए उसमें अलग पार्टी की स्थिति हुई, मैं बताऊंगा, उसमें हमारी चर्चा हुई है। देखिए क्या है कि एक फेस काफी मुझे लग रहा है कि लोगों में अभी भी देश के अंदर नरेंद्र मोदी जो चुनाव हो रहे हैं, अभी कई स्टेट्स आप ऐसे देखें, राजस्थान में 25 सीट भाजपा के खाते में, एक अलायंस में नागौर चली गई, लेकिन क्या हुआ, उससे थोड़े दिन पहले विधानसभा के चुनाव है तो बीजेपी को बाहर कर दिया। तो ये फेस लगता है कि हमारी जो यूनियन पॉलिटिक्स है, यानी कि सेंट्रल पॉलिटिक्स है, उसमें नरेंद्र मोदी को कई स्टेट्स में लोग लाइक कर रहे हैं, स्टेट्स में स्थितियां अलग जा रही हैं। हरियाणा में देखिए, तो ये सब कुछ चीजें उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। मैं शील दाबाई जी के पास में जाना चाहूंगा। शील जी, क्या माना जाए? अभी शास्त्री साहब पूरा दावा कर रहे हैं कि रिजल्ट चौंकाने वाले आएंगे। देखिए, बिल्कुल रिजल्ट तो चौंकाने वाले आएंगे। अभी जो कुछ भी शास्त्री जी ने कहा, ये इनके खुद का आकलन है। मैं अभी एक इंटरव्यू देख रही थी, जो ये कह रहे हैं कि मीडिया में जो दिखाया जा रहा है धरातल पर ऐसा नहीं है। अभी एक लड़की चाइना से आई है, वो बता रही थी कि वहां पर जिस तरह से जब पहले हम निकलते थे तो हमें डर लगता था कि कोई हमें उठा लेगा, तो ये जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार है हमें नहीं बचाएगी। आज हम वहां निकलते हैं तो हमें इस बात की चिंता बहुत कम होती है कि हमें कोई उठा भी ले गया बाय द वे इंस्टेंटली, तो नरेंद्र मोदी सेंटर में बैठे हैं जो हमें बचा लेंगे। और दूसरी बात, जो केजरीवाल की बात करूं, अगर आपने इतना काम किया है तो फिर ये फ्री बिजली पानी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वोटों की खातिर कर रहे हैं आप, सिर्फ वोटों की खातिर। जी, देश में देखिए, अगर नेता मुस्कुराहट भी लेता है तो समझ लीजिए कि किसी न किसी को प्रभावित कर रहा है। नहीं, फ्री बी के बारे में मैं शील जी ने जो इशू उठाया है, देखिए ये आप वोटर का अपमान कर रहे हैं कि आदतें बिगाड़ रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए शील जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। चलिए, बोलिए, पूरी बात बोलिए। कि जो हम टैक्स देते हैं सरकार उसी को लेकर के वापस हमें देती है। बहुत अच्छी बात है। पैसा मीडिया तो बहुत समय से कह रहा है, मतदाता को मजबूत बनाए, उसके हाथ में कटोरा नहीं दे, मतदाता को मजबूत बनाने की बात कीजिए। मतदाता को आप नहीं कर सकते, आप चोरी करके जो नेता चोरी कर लेते हैं, घर बना लेते हैं, उससे आप मतदाता मजबूत नहीं होता। मजबूत सब होता है आप उसके नौकर हैं, उसके बाप नहीं है, नौकर है आप। एक बात सुनिए, शास्त्री जी सुनिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा। ये बहुत अच्छा आपने सवाल खड़ा किया है, लेकिन इसको सभी राजनीतिक दलों को अपनाना चाहिए। जब आप सब्सिडी की बात करते हैं, फ्री की बात करते हैं, तो मीडिया सबसे पहले सवाल खड़ा करता है कि भाई आप ये क्यों करना चाह रहे हैं? व्यक्ति को मजबूत बनाइए। अगर आपको किसी को इलाज फ्री देना तो आप दे दीजिए, सभी को फ्री दीजिए। एजुकेट, देखिए आज तो सबको फ्री दिया गया है। सर एक बात सुनिए तो सही, शास्त्री जी प्लीज एक बात सुनिए। हिंदुस्तान के अंदर दो चीज ऐसी हैं जिसमें आम आदमी लुट रहा है। किसमें? एक तो आपके हॉस्पिटल्स और दूसरी आपकी एजुकेशन। दो चीज ऐसी हैं, करिए ना, सबको फ्री दे दीजिए। कौन दिक्कत है इसके अंदर? पैसा सबको फ्री दिया गया है। अब तो बीजेपी और कांग्रेस ये दावा तो कर रहे हैं, लेकिन खुद ही अनाउंस भी कर रहे हैं, खुद ही फ्री भी अनाउंस भी कर रहे हैं। और अपर क्लास को तो आप दे ही नहीं रहे ना। क्या नहीं दे रहे? बिजली फ्री कहाँ कर रहे हैं आप? देखिए एजुकेशन में और स्वास्थ्य में कहीं कोई फैसिलिटी नहीं है। लोगों की सरकारी स्कूल में नहीं आते, उनके क्यों नहीं आते? लेने लगे, आना पड़ेगा। मैं आप नहीं कर सकते कि आपको इस स्कूल में पढ़ना है या इसमें नहीं पढ़ना। आप या हमारे देखिए तो आपकी जेब जितना अलाउ कर रहे हैं आप कहीं पढ़ाइए। जयपुर में आके 1 से 1 स्कूल है, जिसकी जहां इच्छा होती है वो वहीं पढ़ाता है। किसी को लगता है कि गवर्नमेंट के स्कूल में मेरी जेब इतने अलाउ करेगी, मैं वहां पढ़ा रहा हूं। किसी को लगता है कि कोई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहा है, वहां पढ़ाया। किसी को लग रहा है कोई मिशनरी स्कूल में, वहां पे किसी को लगता है कि बहुत शानदार होना चाहिए, वहां पढ़ा रहा है। तो ये कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बस मैं तो ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि जैसे अभी कहा इन्होंने कि हमने मुद्दों को आधार बनाया, जो काम किया उसके बदले हमने वोट मांगा। अरविंद केजरीवाल ने जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हुए अपनी ब्रीफिंग में एक बात कही थी कि अगर मेरे काम से आप संतुष्ट हो तो आप वोट देना, नहीं तो मत देना।
नहीं, काम से संतुष्ट की तो बात सेकेंडरी हो गई। बात ये हो रही है कि आप उनको फ्री में बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं जनता को। वो काम ही तो बता रहे हैं, कह रहे हैं काम है हमारा। आ जाएगा सामने, रिजल्ट आ जाएगा। और अभी मैं एक देख के आई हूँ, सर्वे में आई हूँ, 45 से 50 सीट बीजेपी की आ रही है। वाह, इस बार की बात कर रहे हैं? मैं इसी बार की बात कर रही हूँ। और जिस तरह से जो वातावरण जो दिल्ली में क्रिएट किया गया है और जिस तरह से पॉल्यूशन का जो इम्पैक्ट लोगों के बीच में आया है, ये बहुत नेगेटिव है। अगर आप उनके लिए स्वास्थ्य के लिए पॉल्यूशन को दूर नहीं कर सकते, बच्चे सुबह स्कूल जा रहे हैं तो मास्क लगा के जा रहे हैं, छुट्टियां करनी पड़ रही हैं उनको स्कूलों की कि बच्चों पॉल्यूटेड एयर में सांस लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। सबसे पहले बच्चों के स्वास्थ्य की बात करिए आप। दूसरी बात यह कि महिला सुरक्षा की बात करिए। आज महिलाएं वहां पर सुरक्षित, कितनी सुरक्षित है? सुनील जी, इसके लिए आप किसको कटघरे में खड़ा कर रही हैं? जिसकी सरकार, बीजेपी को, क्योंकि पुलिस तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। जिम्मेदारी किसी पे भी डाल दीजिए, लेकिन काम हमको करना है, जिम्मेदारी उस पर डाल देंगे। यही तो बीजेपी में बड़ी स्थिति है। जिम्मेदारी खुद की है। लो डिपार्टमेंट है, लो डिपार्टमेंट है, वो तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। कानून व्यवस्था केंद्र के पास है। पुलिस किसके पास है? लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने का किसके पास है? उपेंद्र जी को सुन लो जरा, मैं एक बार, वो भी बैठे हैं, उनको भी तो अपना दावा करने दीजिए। 15 साल शीला दीक्षित के काम के आधार पे वोट मांग रहे हैं। देखिए, इन्होंने भी कहा कि 15 साल में शीला दीक्षित ने जो काम किया, हमारा आधार वो है वोट का। जी उपेंद्र जी, अब तो वोटिंग हो चुकी है, क्या संभावना है? देखिए योगेंद्र जी, दिल्ली में चुनाव जो लड़ा गया है वो निश्चित तौर पर दिल्ली की नहीं पूरे देश की तस्वीर बदलने वाला है। दिल्ली चुनाव का असर आने वाले 5 साल तक, मैं तो आने वाले 1 साल की बात नहीं कर रहा, अगले 5 साल की बात कर रहा हूँ। आने वाले 5 साल में हिंदुस्तान के अंदर चुनाव एक नई स्ट्रेटेजी पर, रणनीति पर लड़ा जाएगा, इसमें कोई दोराई नहीं है। और यूं समझिए कि दिल्ली का चुनाव भारत का भाग्य बदलने वाला है। अब देश के अंदर विकास की बात होगी। दिल्ली के अंदर देखिए, विकास के मुद्दे पर चुनाव निश्चित तौर पर लड़ा गया है, लेकिन उसको कहीं न कहीं दूसरी तरफ मोड़ने के पूरे प्रयास किए गए। कांग्रेस पार्टी ने 15 साल तक दिल्ली क्या थी और उसको कहां तक लेके गई, ये बात अब पूरे देश के लोगों को इस चुनाव में समझ में आ गई। ढूंढते रह जाएंगे आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी सीट कितनी आएगी, क्या कितनी नहीं आएगी, लेकिन ये तय है शील दवाई जी कि दिल्ली का चुनाव विकास के मुद्दे पर हुआ है। अब विकास का मुद्दा तो ठीक है, उसका फायदा चाहे आप पार्टी को मिले चाहे कांग्रेस को मिले, लेकिन आप लोगों का दावा खोखला साबित हो गया इस चुनाव में। और अब मैं आपको बता, बिल्कुल 11 को आप आइए यहाँ पर, हम यहीं बैठकर आपके सामने खुलासा कर देंगे। मैं आपको बता दूं, अब आपकी केंद्रीय अब आपकी जो केंद्र पार्टी है, केंद्र में आपकी जो सरकार है, अब वो केंद्र की सरकार मजबूर हो जाएगी देश के अंदर विकास के मॉडल को लागू करने के लिए। तो अभी क्या लग रहा है आपको? अभी हमारा तो एजेंडा ही है। आपका एजेंडा अब तक तो विकास के पिछले 6 साल में काम से देखो, संभावना लगती है। मैंने आप सबकी बात बड़ी शांति से सुनी। हाँ, इनको भी सुनिए राइट, आपकी बात को सुना। हाँ, अब बोलने दीजिए। आप मैं बोल रहा हूँ तब थोड़ा सीधे बता दीजिए कितने की संभावना लगती है? वो मैं उस पर खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा? बता रहे, खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा? सरकार बनाने का दावा कर रहे हो तो मैं वहां जाऊंगा। देखिए, सरकार तो उसकी बनेगी जिसको मैंडेट मिलेगा, और मैंडेट जनता ने दे दिया याद, लेकिन ये तय है कि मैंडेट आपको तो नहीं है। आपकी सीटें 10 से मतलब आपको नहीं है, मेरे सामने शील जी को नहीं है। अच्छा, ये बड़ा चक्कर है। अभी आपको नहीं है, आप एक तीर से 2 निशान साध रहे हैं। आपको भी नहीं दे रहे, उनको भी नहीं दे रहे। आदरणीय शील दवाई जी है, वो मेरे लिए आपके तुल्य है, इसलिए मैं आपको कहूंगा, आप यहाँ आपसे ही डर लगता है। आम आदमी पार्टी, आपके नाम से डर लगता है। मुझे आम आदमी पार्टी की बात नहीं। शास्त्री जी, आप लोगों ने पार्टी तो ऐसी बनाई है कि मजबूरन भी आदमी को आपका तो नाम लेना ही पड़ेगा। देखिए मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग सीरियस काम के प्रति सीरियस पार्टी है। हाँ, हम लोग ये फालतू के हवाबाजी के इश्यूज पर हम नहीं जाते। शीला दीक्षित जी ने शास्त्री जी से आरोप लगे, इस सरकार से आपके विधायक और मंत्री जेल गए, क्या आप इसका विकास नहीं मानते हैं? कौन जेल गया? आपको पता है? आपको ये जानकारी है? ये डिग्री के मामले में जेल गए। आपको ये पता है कि जितने केस किए गए झूठे, वो सारे के सारे कोर्ट के डंडे से उनको सबको चेतावनी दी गई, दिल्ली पुलिस को भी और केंद्रीय सरकार को भी। आपको ये शायद पता नहीं है, 23 केसेस के अंदर सारे के सारे विधायक बरी हो गए। समझ गया? तो ये झूठा
प्रोपेगेंडा और झूठी बदमाशी, ये जो इस तरह की है लीगल बताइए मुझे, ये बीजेपी करती है रोकने के लिए। मनीष सिसोदिया जी पार्टी को 4 साल तक सुने शास्त्री जी, मनीष सिसोदिया जी के ओएसडी एक दिन पहले ही जो पकड़े गए, उसका कुछ असर पड़ेगा? मैं एक बात बताऊं, देखिए सरकारी तंत्र के अंदर कौन व्यक्ति क्या है और कब पकड़ा जाए, उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, और उन्होंने 5 और पहले अधिकारियों को इस तरह से सजा दिलवा चुके हैं, वो इस तरह के कांड में पकड़ के वो डाल चुके हैं। ये सब सिस्टम इन्हीं लोगों के बनाए हुए हैं, और जो सरकारी अधिकारी लगाए जाते हैं वो केंद्रीय सरकार ही लगाती है। तो इसमें देखिए इनके ऊपर कोई असर नहीं आने वाला है। आम आदमी पार्टी की वर्किंग को आम आदमी पार्टी की वर्किंग को दिल्ली की जनता जानती है, दिल्ली की जनता जानती है, और इसलिए ये इशू नहीं है, ये इशू बनाए जा रहे हैं चुनाव से जस्ट पहले तमाम कोशिशें करके, और इनका कोई असर नहीं पड़। अब लोगों को जो डेवलपमेंट का बेनिफिट मिल रहा है वो असल में मुद्दा है, और उसके ऊपर वोट गिर रहा है। चलिए भूपेंद्र जी की बात पूरी कर लेनी दीजिए। हाँ, आपके उस बात का भी जवाब देना चाहूंगा सीधा भाई, जब आपने कहा अमीर आदमी पैसा टैक्स देता है तो गरीबों को सुविधा क्यों? मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, ये बहुत गलत बात है। टैक्स हर व्यक्ति दे रहा है, जो भिखारी है सुनिए वो भी टैक्स दे रहा है। क्यों दे रहा है? अगर वो माचिस की पेटी भी खरीदता है सर, उस पर टैक्स पे रहा है वो। ये बात केवल इनकम टैक्स जो दे रहा है आप उसी को टैक्स मत मानिए। आप अगर खाने के लिए कुछ भी ले रहे हैं, अगर बिस्किट का पैकेट भी कोई गरीब बच्चे को खरीद के दे रहा है सर, वो भी टैक्स पे, वो भी टैक्स दे रहा है, वो इनडायरेक्ट टैक्स कर रहा है। मान लेते हैं कि साहब जो अमीर लोग हैं वो ज्यादा टैक्स देते हैं और गरीब कम देता है। नहीं, ये गलत है। जो देखिए हम इस सिस्टम को जानते हैं। बोले बात तो सुनिए, जवाब नहीं उसका जवाब देने। हाँ बोलिए। मान लेते हैं कि एक आप मिलकर घेर रहे हो राजशील जी को। मैं तो जवाब मांग रहा हूँ, मैं जवाब मांग रहा हूँ। मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि अमीर आदमी टैक्स ज्यादा देते हैं, तो मैं दिल्ली में भी घुमा हूं मैडम, दिल्ली के अंदर गरीब आदमी को तो सरकार ने सुविधा दी है 1 रुपए की, और अमीर आदमी को सुविधा दी है 5 रुपए की। जो भी दिल्ली के रिहायशी क्षेत्र है वहां सीसीटीवी ले लीजिए, स्ट्रीट लाइट ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। बात सुनिए। ज्यादा सुरक्षा अमीरों को चाहिए, गरीब तो खुले में सोता है, तो उसके लिए सीसीटीवी। सुने मेरी बात को, आप सुन लीजिए। उनको ज्यादा सीसीटीवी जरूरत नहीं है, उनको प्राथमिक आवश्यकता है चिकित्सा की, शिक्षा की, लाइट की, पानी की। तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने भी हमेशा प्रयास गरीब तबके का रहा है, उसमें अमीर तबके को हमेशा जलन हुई है। अब रही बात, अमीर को क्यों जलन होगी? ये क्यों खाई बन के बात करते हैं? खाई क्यों बनाते हैं? भारतीय जनता पार्टी बात पैदा करते हैं। सबको कह रहे हैं सबका विकास, खाई आप लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास है। नारा होता तो राजस्थान को 20,000 करोड़ कम नहीं मिलते। ये आपका सबका साथ और सबका विकास है, इसका जवाब है आपके पास में। कम क्यों दिया? अशोक गहलोत गए थे ना? हाँ गए थे, तो गए थे। आपको किसानों को लिए पैसे भेजे, रख लिए। क्या किसानों को लिए पैसे भेजे? वो तो दे दिए। एक बार देना किसान को। आप किसने क्या किसान को पैसे कहाँ गए? चलो दिल्ली में आ जाए सर, राजस्थान से बाहर वापस दिल्ली में चलो। दिल्ली सर प्लीज दिल्ली में आइए। दिल्ली चुनाव देखिए, आप ये कह रही है आपने जवाब दी। दिल्ली आज ओनली दिल्ली। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली की। मैं दिल्ली की। देखिए आज की बहस का मुद्दा दिल्ली। आज की बहस का मुद्दा दिल्ली। आप दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस में सवार होइए, आप डीटीसी में बैठिए, डीटीसी दिल्ली की चर्चा करिए आप वापस। तो मैडम आपने कहा कि साहब अमीरों का पैसा लेकर के इनको लाइट फ्री दे दी। गलत सोच रहे हैं आप। गरीब इंसान जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है वो किसी भी जाति का है। मैं सुनिए, वो किसी भी जाति का है। मेरी बात तो सुनिए। नहीं, आपने कहा प्लीज एक मिनट। आपने कहा, मैं आपको कहता हूं, हिंदुस्तान के गरीब आदमी को जीने का अधिकार है, उसका राइट है। इस देश में, इस धरती में पैदा हुआ है, उसको शिक्षा सरकार देगी, उसको स्वास्थ्य सरकार देगी, उसको जीने का। चीजें सबको समान है, आपको पता ही नहीं है। आप रोक लगाना चाहते हैं, आप उसमें रोक लगाना चाहती है। आपकी पार्टी रोक लगाना चाहती है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया।
आप अमीरों की चलिए मैं रोक रहा हूँ एक बार नहीं, ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ उपेंद्र जी, एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ उपेंद्र जी, एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ मैं, ब्रेक के बाद वापस लौट रहा हूँ आप लोगों के मुद्दे पर लौटूंगा। प्लीज आप लोग दिल्ली पे टिके रहिए, दाएं बाएं मत जाइए, एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम दिल्ली किसकी। दिल्ली में मतदान हो चुका है और 672 प्रत्याशियों की तकदीर ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब इंतजार करना होगा 11 सितंबर तक का और माफ करेगा 11 फरवरी तक का, और 11 फरवरी को किसकी खुलती है तकदीर ये देखना होगा। क्या झाड़ू का जादू चलेगा या फिर कमल खिलेगा या फिर कांग्रेस के हाथ आएगी बाजी, ये देखना होगा 11 तारीख तक के लिए। तब तक हम पूरा एक वो देख रहे हैं कि इलेक्शन कैसे लड़ा गया। पूरे चुनाव को अगर बात देखें तो मीडिया में शाहीन बाग काफी छा रहा, बीजेपी की जो सुर्खियां रही वह 370 CAA के इर्द गिर्द रही। कभी कभी बीच में सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र हुआ, लेकिन शाहीन बाग, CAA और 370 ये मूल एजेंडे रहे बीजेपी के। अरविंद केजरीवाल अपने स्कूल, हॉस्पिटल, फ्री जो सर्विसेज रही पब्लिक सेक्टर की, उनको लेकर के चर्चा करते हैं। कांग्रेस ने वोट मांगे 15 साल के जो कार्यकाल रहा कांग्रेस का, शीला दीक्षित जी का, उसके आधार पर। मैं एक बार फिर लौटना चाहूंगा, मैं शाहीन बाग की बात करूंगा। शाहीन बाग की अगर बात कर लेते हैं तो 9 से 10 सीटों पर जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, करीब 20% से ज्यादा, 11 सीट भी हो सकती हैं, ये वहां ज्यादा असर देखा जा सकता है। लेकिन शाहीन बाग एक मुद्दा बना रहा। मैं उमेंद्र जी के पास एक बार फिर जाऊंगा। उमेंद्र जी, शाहीन बाग एक मुद्दा बना रहा और शाहीन बाग के मुद्दे को बीजेपी ने काफी विरोधियों को घेरने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल को जिसमें सबसे ज्यादा कोशिश की, जैसे शाह साहब ने कहा कि एक बार ये बताएं कि कब जाएंगे शाहीन बाग अरविंद केजरीवाल उस पे कोई, ये पूरे इलेक्शन में एक बड़े उस नजरिए से देख रहा था। केजरीवाल ने अपना ट्रैक नहीं छोड़ा, खूब उन्हें कोशिश की गई कि दाएं बाएं, जैसे वो एक साजिल इमाम जो उनके मुद्दे पर शाह साहब ने कहा कि एक बार केजरीवाल बताएं उसका क्या हो। उन्होंने तुरंत 2 मिनट बाद में ट्वीट किया कि ऐसे गद्दारों को जेल की सलाखों में डाले, 3 दिन से आप कर क्या रहे हैं, आपके पास तो सत्ता है। तो केजरीवाल डाइवर्ट नहीं हुए इस बार, क्या माने इसे? प्रशांत किशोर का मैनेजमेंट या खुद उसी ट्रैक से तय करके चल रहे थे? 1.5 साल से बदलाव देख रहा हूं मैं ये केजरीवाल में। देखिए योगेन जी, मैनेजमेंट जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है उसमें ना भाजपा पीछे रही ना आम आदमी पार्टी पीछे रही, दोनों ने अपने अपने हिसाब से जो रणनीति बनाई। पर ठीक है, हाँ मैं ये कह सकता हूं कि शाहीन बाग एक मुद्दा अवश्य बनाया, वो कि देश भर का एक मुद्दा बनाया। जो मुद्दा देश का, हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पिछले जब चुनाव हुए तब बीजेपी ने 30% वोट लिए थे, यदि शाहीन बाग से यदि 2% भी वोट लेते हैं, देखिए 30% वोट लेने के बाद उनकी 3 सीटें आई, 32% करीब। हाँ। तो अब यदि मानिए 2% वोटों का भी होता है, लाभ मिलता है, इनको इजाफा मिलता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है। और देखिए राजनीति में जब कोई पार्टी किसी वोट बैंक को अपना पक्ष में लेने की कोशिश करेगी तो उसकी जो विपरीत वोट है वो अन्य के खाते में जाना स्वाभाविक। लेकिन केजरीवाल ने ट्रैक नहीं छोड़ा आपकी बात अपना। हाँ, मैं यहाँ इसी बात पर आना चाहता हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से देश भर के लोगों को, नेताओं को बुलाया, वहां पे 4500 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं उन्होंने की, यहाँ तक कि पीएम की भी 2 सभाएं हुई वहां, और अमित शाह की भी हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके जो है नड्डा जी उनकी भी हुई। यानी भारतीय जनता पार्टी ने हर हिसाब से हर जाति के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को बुला के एक इलेक्शन का मैनेजमेंट उन्होंने अच्छा संभालने की कोशिश की। देखिए जो सरकार में होता है उसकी कई हानि लाभ भी होते हैं। सरकार जिसकी होती है उसकी कई दफा क्या है कि उसकी कमियां भी लोग देखते हैं और उसकी अच्छाइयां भी देखते हैं। यहाँ जो अरविंद केजरीवाल है, मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने केवल देखा जाए तो विपक्ष का चेहरा देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल का सामने है, वहां न कोई कांग्रेस की चर्चा है, न अन्य किसी दल की चर्चा है। हाँ, भारतीय पूरे इलेक्शन को मान सकते हैं कि केजरीवाल
बनाम मोदी केजरीवाल की पूरा। हालांकि एनडीए के घटक दलों के भी कुछ नेता लोग वहां पहुंचे। नीतीश चेहरे की अगर बात जहां आप कर रहे हैं तो चेहरे के बीजेपी ने मोदी के नाम पे वोट मांगे और केजरीवाल अपना फेस पहले से लेकर सामने। वही निवेदन कर रहा हूं मैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के घटक के नीतीश कुमार भी वहां आए, चिराग पासवान भी वहां घूमे, लेकिन वो कुछ तबके के वोटरों में केवल अपना वोटर परसेंटेज बढ़ाने का काम दे सकते हैं। जैसे मैं वो जानना चाह रहा हूं आपसे, मैं बहुत, क्योंकि और भी लोगों के पास जाऊंगा। केजरीवाल ने अपना ट्रैक नहीं छोड़ा, खूब उन्हें दाएं बाएं प्रेशराइज करने की कोशिश की कि कुछ उगले हो, लेकिन वो बोले नहीं कुछ भी, वो अपने ट्रैक पे चलते रहे। अगर मैंने काम कहता हूं वोट दीजिए। उसमें कारण है कि आप पार्टी ने 39 स्टार प्रचारक बनाए थे, उनमें से 18 चुनावी मैदान में थे, यानी मुख्य रूप से एक स्टार प्रचारक हुए अरविंद केजरीवाल। मेरा सवाल ये नहीं है, मैं उसी विषय पर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बीजेपी ने शाहीन बाग से लेकर 370 सर्जिकल स्ट्राइक तमाम मुद्दों को लेकर के केजरीवाल को घेरने की कोशिश की और प्रकाश जावड़ेकर उन्हें आतंकवादी तक बता चुके, लेकिन उसमें कोई रिएक्ट नहीं किया उन्होंने। देखिए, जो अब उन्होंने ये कहा अगर आतंकवादी तो गिरफ्तार करिए आप। अरविंद केजरीवाल ने जिस भी नीति के साथ में किया होगा, ठीक है, एक राजनीतिक दल के मुखिया होने के नाते वो जानते हैं कि उन्हें कौन से समय में क्या स्टेप उठाना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मैं लौटूंगा फिर, चलिए आपके पास वापस लौटता हूं। मैं शास्त्री जी के पास में जाना चाहूंगा। शास्त्री जी, ये क्या रणनीति थी आप लोगों की? शाहीन बाग, 370, सर्जिकल स्ट्राइक, राम मंदिर, तमाम जो मुद्दे थे, क्योंकि देखिए वहां कांग्रेस जिस तरह से चुनाव मैदान में थी वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी, कई जगह त्रिकोणीय संघर्ष की कोशिश भी की उन्होंने बनाने की भी, लेकिन आप लोग आपको काफी घेरने की कोशिश की। अब देखिए आप जो सांसदों की भी एक पूरी फौज वहां पे उतारी गई, काफी संख्या में वहां सांसद 200 से ज्यादा सांसद, 272 या कुछ सांसद वहां पे उतारे गए और तमाम जो मुद्दे बीजेपी ले सकते थे उनको छूने की कोशिश की। क्या रहा आप लोग पहले पूरी एक रणनीति थी कि हमें दाएं बाएं नहीं जाना, सिर्फ एक ही ट्रैक पर चलना? डेफिनेटली देखिए कि आम आदमी पार्टी का इस देश में उद्भव जो है वो राजनीति बदलने के हिसाब से हुआ था और उसी ट्रैक को पकड़ने का मकसद जो है अरविंद केजरीवाल ने बनाया कि हम काम करेंगे, बाकी की राजनीति जो अनैतिक राजनीति कह लीजिए आप, वो हम नहीं करेंगे। उन्होंने इसलिए पहले दिन से, जब से सरकार बनी उस दिन से काम का सिलसिला शुरू किया। बिजली पानी तो शुरुआत में हो गई थे, उसके बाद तो फाइलें अटकाना शुरू कर दी गई थी। खाली 1.5 साल का वक्त मिला आम आदमी पार्टी को। इस 1.5 साल के वक्त में अरविंद केजरीवाल की मैं व्यक्तिगत तौर पे इसलिए अप्रिशिएट करता हूं कि देखिए कि इस देश की समस्याएं इतनी गंभीर हैं और इतनी जटिल हैं कि उसमें सिर्फ ईमानदार होना काफी नहीं है, उसमें दिमाग और समझदारी भी होनी चाहिए, तब ही आप उस समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। वरना आप हवाबाजी से कुछ नहीं कर पाएंगे, नारे देते रहिए। नरेंद्र मोदी जी पहले कार्यकाल में जब आए थे तो 50 नारे लेके आए थे, नारों का क्या निकला आप सबको पता है, कुछ नहीं हो पाया। अब इनको अल्टीमेटली धर्म की राजनीति पे जाके, केंद्र में सरकार इसलिए तो बनी ना, धर्म की राजनीति पे टिकना पड़ा जा करके अल्टीमेटली। और आप जानते हैं कि धर्म जब राजनीति में घुस जाता है तो उस देश की बर्बादी तय हो जाती है। इसलिए आम आदमी पार्टी काम की राजनीति पर चली, अरविंद केजरीवाल ने उसी को फोकस किया और दिल्ली के अंदर उसका नतीजा भी आया। दिल्ली के अंदर तमाम रुकावटों के बावजूद हम लोगों ने शिक्षा, किसी भी देश में देखिए शिक्षित नागरिक होंगे वो ही देश प्रोग्रेस कर सकता है, वरना अनपढ़ लोगों के बीच में आप भेड़ बकरी बना करके उनको इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन विकास नहीं कर सकते। तो शिक्षा पे ध्यान दिया गया, हेल्थ पे ध्यान दिया गया, आपके बिजली पानी जो बेसिक जरूरतें उसको दिया गया। तो आज जो है लोअर लेवल पे है, बहुत गरीब तबका है, वो भी एक कॉन्फिडेंस के एक आत्मविश्वास से लवरेज है कि हम अगर दिल्ली में हैं तो हमारे परिवार की बेसिक सुविधाओं की निगरानी जो है एक सरकार करने के लिए तैयार है। वापस आ रहा हूं आपके पास में, मैं वापस लौट रहा हूं। शील जी आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। मुद्दे के रूप में वर्तमान में जो सरकार के, देखिए बजट का बहुत ज्यादा जिक्र नहीं देखा मैंने चुनाव से ठीक पहले 1 फरवरी को बजट आया और 8 को मतदान है, ये इतना सा गैप रहा। और सर्जिकल स्ट्राइक, राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस को आप लोगों ने घेरा, लेकिन
मुझे लगता है कि जब फैसला आया तो किसी ने उसका कोई ये नहीं किया था कि ये क्या हो गया फैसला। सभी ने एक सुर में कहा था कि ये तो बहुत अच्छी बात है, वर्षों से जो चला आ रहा है। और लेकिन फिर भी बीजेपी उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस पर फिर शाहीन बाग को जितना याद किया गया, मुझे लगता है कि पूरे एजेंडे में बीजेपी का जो मैनिफेस्टो उसका भी जिक्र नहीं हुआ। शाहीन बाग, 370, ये तमाम जो मुद्दे हैं, इनको मुद्दे बहुत सारे हो सकते थे बीजेपी के। इससे ये मैसेज जा रहा था और आपके विरोधी ये आरोप लगा रहे थे बीजेपी कैसे भी करके इस चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। देखिए योगेंद्र जी, आज जिस तरह की परिस्थिति और जो एटमॉस्फेयर बना रखा है देश में, और जिस तरह से शाहीन बाग में जो भी हो रहा है, या जो जामिया इस्लामिया में हुआ है, या यूपी में जिस तरह से सीए के विरोध में जो निकले वातावरण, मतलब युवाओं को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, उनका कैरियर बर्बाद करने की जा रही है। आपने एक क्वेश्चन करा था कि केजरीवाल अपने एक स्टैंड पे रहे, वो इधर उधर क्यों नहीं गए? उनके पास था ही क्या बोलने के लिए? उनकी आग लगाई है, उनकी आग लगाई है ना, काम था वही बोले। शास्त्री जी आपके पास आऊंगा, एक बार बोलने दीजिए उनको, मैं आऊंगा। बोलिए। उनके पास बोलने को था ही क्या? क्योंकि जामिया में जो हुआ उसके पीछे शाहीन बाग में इनके आदमी लगे हुए, वो जेएनयू में जो हुआ इनके आदमी उकसाने में लगे हुए, युवाओं को जो जिस तरह से फंडिंग करके उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कर रही थी, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात रही कांग्रेस की, आप देखिए जिस तरह से संसद में देश विरोधी बात करते हैं। नहीं, सुन, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप लोग मुद्दे आपके पास में जो करने को बहुत कुछ और भी चीजें थी। किसी स्टेट का आप आइडल मॉडल भी बता सकते थे, या जब बीजेपी दिल्ली के अंदर सरकार में रही उसका जिक्र नहीं किया आप लोगों ने। केवल बस आप शाहीन बाग, राम मंदिर, 370, सर्जिकल स्ट्राइक, इसके आसपास ही घूमते रहे। नहीं, देखिए घूमना मजबूरी थी, क्योंकि हमारी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी बताइए ना, कि जिस तरह से देश का माहौल बिगाड़ रखा है, हाँ। युवाओं को भ्रमित कर रहा है, उनको बेनकाब कर रहा है। सरकार तो आपकी है, माहौल आप बनाएंगे कि विपक्ष बनाएगा? यूपी में किया, सरकार तो आपकी है। सरकारी संपत्ति को, जो सरकार की पॉलिसी से माहौल बनता है, सरकार की पॉलिसी। आ रहा हूँ आपके पास। हाँ, बोलिए। अधीर रंजन परसों बोल रहे थे, एक क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा था कि ये जो पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान को पीओके को जीतने की बात करते हो, अगर चीन वहां पर आ गया तो क्या आप उसका मुकाबला कर सकते हो? हाँ। ये क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? मतलब आप देखिए, उसका जवाब तुरंत आया। हाँ। उसने कहा जो, मैं तो एक बात पूछना चाह रहा हूं, मुझे बताइए संवैधानिक धाराओं के खिलाफ था ये सवाल? वैसे नहीं, देखिए मैं तो वैसे पूछ रहा हूं कि हम नहीं, कोई भी पूछ सकता है कि भाई हम चाइना हमारे अंदर घुसता जा रहा है, इधर हम बात कर रहे हैं, जब भी कोई भी देखा जाता है तो हम एक पूरे चुनाव में नहीं, फिर अगर ये कोई सवाल उठता है, अरे सब सुनो, ये कोई सवाल उठता है तो कोई ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए जिससे देश की जनता में निराशा का माहौल पैदा होता है। हमारी सेनाओं के मनोबल बढ़ाने की बात होनी चाहिए। राजनीति का गुण है। आप जब देखिए चलिए निराशा का माहौल पैदा करने का काम नहीं करना चाहिए। उमेंद्र जी, ये मुझे एक बात बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी सांसद है, सांसद है भारतीय जनता पार्टी मैं जो की निराशा है, मुझे तो एक बात बताइए, हमेशा वो बात आप लोग सुने में जो चाहता हो आप मेरे को सुनिए, एक बार बताइए, डोकलाम में उपेंद्र जी सुनिए एक बार, डोकलाम के अंदर जब विवाद चल रहा था उस वक्त संसद में चर्चा हुई, भाई चाइना इस तरह की हरकत कर रहा है और हमें जवाब देना चाहिए, चर्चा हो रही थी उस समय। तो अगर हमारे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है चाइना, हम अगर कोई भी सांसद है, किसी आम जनता की भी वो हो सकती है कि सब नॉर्थ ईस्ट की तरफ चाइना हर बार अरुणाचल प्रदेश और इनमें अपना दखल दे रहा है, उसके खिलाफ हम क्या कर रहे हैं? कोई सवाल पूछ सकता है, इसमें क्या है? क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? क्यों नहीं पूछा जा सकता है? सरकार का काम है कि जवाब दे कि हाँ ये है, ताकि देश भी समझ सकता है कि हाँ बिल्कुल हमारे मुस्तैदी है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डोकलाम में जो कुछ हुआ उसके बाद में प्रवक्ता विदेश मंत्रालय उन्होंने जारी कर दिया कि भी डोकलाम से चाइना की सेना को वापस कर दिया गया और दोनों में समझौता हो गया।
टॉपिक बंद हो, किसने चर्चा की? बिल्कुल कौन सी निराश आ गई जनता को ये भी पूछने का है कि पीओके किसकी वजह से गया, तिब्बत का मामला किसकी वजह से, देश की जनता की सब पूछने का अधिकार है, तो इन विषयों को पूछेगी। पिछली सरकार सरकार ने जो गलतियां हुई उनके लिए पूछेगा। चलो लेकिन दिल्ली में कहा जाए, अपन दिल्ली पे चर्चा करें, आप तो दिल्ली पे चर्चा करें, आप लोग इंटरनेशनल डिस्कशन में चले गए हो, आप लोग इससे क्या इस पे आएंगे, आप तो इससे आइए, हाई लेवल डिस्कशन पे चले गए। आप लोग दिल्ली में आइए, दिल्ली में आइए। मैं कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन क्या उठा, आप मुद्दे को बाहर ले गई तो आम आदमी पार्टी के मुद्दे के बाहर की बात है। आप उस मुद्दे को आइए तो आम आदमी पार्टी के रेंज में देखिए, हम हमारे रेंज में आ जाइए, आप दिल्ली की रेंज में आ जाइए, आप कहाँ जा रहे हैं आप लोग? दिल्ली में आइए। आप कहती है पीओके की, मैं तो कहता हूँ पीओके ही नहीं, पाकिस्तान को कब्जे ले लीजिए, बांग्लादेश में कब्जा किया जाए, लेकिन हमारे शहर आपसे मजबूत हो। क्यों कर रहे हो? अरे भाई, कह चुके हैं, अरे भाई, मरने के लिए भेजे सैनिकों को, तो आप सैनिकों को मरने के लिए भेज दे। आप वह काम कीजिए, आप वह काम कीजिए जो आप हमको कर सकते हो। आप उस काम को क्यों चला रहे हैं? इसके बाद में मुंह की खानी पड़े, मुंह की खानी पड़े, वो काम शुरू क्यों कर रहे हैं? चलो उस मुद्दे पे क्यों जा रहे हो आप लोग? करेंगे इस पे कभी चर्चा। अभी तो आप दिल्ली, आप तो सुने आप जीएसटी में मुंह की खाने, इसमें नोटबंदी का कोई जिक्र नहीं हो, पूरे चुनाव में नोटबंदी का चुनाव में नहीं हो, नोटबंदी के बाद जिएगा वो कर नहीं सकते। कुल मिला के देखो, आप मुद्दे पाइए, मुद्दे दिल्ली में आपकी कांग्रेस की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है। 40 स्टार प्रचारक आपने लगाए, 40 स्टार उनमें से 40 स्टार प्रचारकों में यानी आपके कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, हम आपसे पसंद करते हैं तो पूर्व प्रदेशाध्यक्ष आज महाराष्ट्र चुनाव में नहीं हुआ, कांग्रेस के पक्ष में नहीं हो रहे, ये आपके बराबर खड़े हो जाते हैं, ये ये आपके बराबर खड़े हो जाते हैं। क्यों? आप बीजेपी के हैं, स्वतंत्र देखिए, जब मुझे पूछने का अधिकार है, मुझे पूछने का अधिकार है, जब देश की जनता में, देश के नागरिक को मुझे बात पूछने का अधिकार है। बताइए भाई जी, आप पाकिस्तान को कब्जे में ले रहे हैं, बांग्लादेश को। अरे साहब, दिल्ली पे आइए, तो दिल्ली के कब्जे की बात करें, दिल्ली किसकी? उत्तराखंड भारत की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में कब्जे की बात, दिल्ली में आपकी कितनी सीटें आ रही है? दिल्ली में कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही है? पहले अपन तो दिल्ली से आ रही है, स्टेट की बात नहीं करते, ये स्टेट आप बता दीजिए, सुनिए, आप बताइए, चुनाव दिल्ली में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने वाली है? आप तो दिल्ली का, ये शास्त्री जी बात जाना चाहूंगा। चलो आप सब लोग बोले शास्त्री जी को, व्यापार से लेकर के आप थोड़ा बना रहे, आप लोग रिलैक्स होइए, आप लोग रिलैक्स होइए। हम कहते हैं साहब, जिस दिन कांग्रेस, उपेंद्र जी, कांग्रेस, जिस दिन कांग्रेस, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस वक्त कांग्रेस अभी तो 24 तक तो इनको बात करने दीजिए, 24 तक तो जनता ने इनको बैठा दिया। जिस वक्त कांग्रेस आपके बराबर बहुमत में होगी, आप मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मैं आज दावा कर रहा हूँ, जिस वक्त कांग्रेस की, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, जिस वक्त अभी तो 24, जिस वक्त कांग्रेस की, अभी तो 2024 तक तो छोड़िए, मोदी जी को पूरा मैंडेट मिला और काम करने दीजिए उनको। कांग्रेस की 385 सीट आएगी, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, अरे आएगी, आप सुनिए, चले चलाओ, मुझे मेरी बात 11 के बाद में चर्चा करेंगे, 11 के बाद में आगे सीट आ गई, दिल्ली पे आ जाओ, दिल्ली में कितने विधायक आ रहे हैं? आप शपथ ले लो, आप शपथ ले लीजिए, वापस आ जाओ, शपथ तो ले लो, आप दिल्ली में, आप दिल्ली में आ जाओ। बात सुन लीजिए, आप उपेंद्र जी दिल्ली में आपको आप सुनना ही नहीं चाहती, आप सुनना ही नहीं चाहती। अरे सर, दिल्ली चुनाव पे आ जाइए आप लोग दोनों। मैं क्या बोलने वाला हूँ, मैं क्या बोलने वाला हूँ आपको पता है, आपको डर सता रहा है मेरी बात से, मेरी बात से आपको डर सता रहा है।
चले चले आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, एक बात बोल लीजिए, बात खत्म करिए। दिल्ली में कितनी सीटें आई हैं? आप तो सुनिए मेरी बात को। कौन सा दिन होगा? 2023 में 24 तक तो मोदी जी है वहां पे। सुनिए, जब हमारी 385 सीट आएगी मैडम, आप सुनना नहीं चाहती, आप सुनना नहीं चाहती, वो बड़े मसले को बोलने नहीं दीजिए आप। हाँ बोलिए, आप बोलिए। मैं आपको बता रहा हूँ, हम बताएंगे अखंड भारत क्या होता है। में आपने अखंड भारत दिखा दिया। सवाल है, सुने भाई, अगला सवाल मेरा यही है। दिल्ली लोग सुने एक एजेंडा, क्योंकि एजेंडे अपने अपने चल रहे हैं। एक बड़ा सवाल चलता रहा पूरे इस इलेक्शन के अंदर, कुछ एनजीओज ने भी उठाया, मीडिया ने भी उठाया कि लोकपाल का क्या हुआ। अरविंद केजरीवाल 2 बार शपथ ले चुके, चले एक बहुत ही कम समय मिला उनको जब 28 सीट आई थी, लेकिन 67 सीट के वक्त पूरा 5 साल का, ये उसका क्या जवाब है? जैसे आपके साथी भी उठा रहे हैं, और कई बार रिपोर्ट्स में आया कि लोकपाल एक आधार था आम आदमी पार्टी का गठन का, उस पर कुछ एक्सरसाइज रही। तो आपको पता नहीं है? बताइए, जानना चाह रहे हैं आपके साथ। बताइए, आप बताइए भाई। लोकपाल आम आदमी पार्टी ने पास करके और सेंटर को भेज दिया। वो सेंटर असेंबली में वो असेंबली में पहली असेंबली में असेंबली में पारित करके भेजा जा चुका है। सेंट्रल के एसेंस के बगैर वो लागू नहीं होता। सेंटर ने उसको रोके हुए है। जो काम नहीं कर सकता है वो केंद्र को डाल देते हैं, डाल देते हैं। अरे मतलब झूठ आया है जी, रिपोर्ट हो जाएगी सिस्टम तो बिल्कुल क्या जानकारी? आप जो काम नहीं कर पाते वो केंद्र को डाल देते हैं। अरे खुद की आपको कुछ जानकारी नहीं है। जानकारी एक्ट पारित करके सेंटर के पास पड़ा हुआ है। छोड़िए आप, जब आपको जानकारी नहीं है तो उसके बारे में मत बोलिए। जानकारी जब आपको टेक्निकलिटी का भी जानकारी नहीं है, आप ये झूठ नहीं बोल सकते। आप इस झूठ को बोल करके हमें बेवकूफ। मुझे एक बात बता दीजिए, कल को अगर ये साबित हो गया तो कल से फिर आप प्रवक्ता नहीं रहेंगे कांग्रेस के अंदर। मैं रिपोर्ट करूं इस बारे में कि ये मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं। अगर ये नहीं, कल से आप छोड़ देंगे ना, कल से आप प्रवक्ता को छोड़ देंगे ना। अगर ये सच होगा, अगर आप लागू करना चाहते छोड़िए, हम लोग बात करें। नहीं, जो काम आप नहीं कर सकते, जो काम आप नहीं कर सकते, इस चुनाव में तो दूसरे एजेंडे रहे, दूसरे दूसरे क्यों नहीं किया आपने? नहीं, हम लोग हमारी तरफ से काम कर चुके हैं। देखिए वादा किया क्यों? आप झूठ बोल के सत्ता में आए, झूठ बोल के सत्ता में आए। अब आपको जानकारी नहीं है तो आप उसके बारे में मुद्दे पे सत्ता लोकपाल के मुद्दे पे सत्ता में आए थे। कोई भी उपेंद्र जी इनको पता तो है नहीं अब ये कानून कैसे लागू होता है। कोई जानकारी नहीं है कि कानून लागू कैसे होता है। किस मुद्दे पर सत्ता में आए थे? क्या बोल रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। बता दो सत्ता के और भी दूसरे हमारे को सीटें मिलेंगी। पार्टी कह रहे हैं कि कानून का आपको लोकपाल है, आम आदमी पार्टी का आधार कानून लागू कैसे? आम आदमी पार्टी का आधार रहा लोकपाल, आम आदमी पार्टी का आधार लोकपाल रहा। मुद्दे तो बहुत सारे और भी थे, वही मैं बता रहा हूँ कि ये सेंट्रल के लिए रुका हुआ है, उन्होंने रोके रखा हुआ है, इसलिए वो रुका हुआ है। हमारी तरफ से कोई काम उपेंद्र जा रहा हूँ आपके पास। चुनाव में आपने मुद्दा उठाया था, ये मुद्दा देखिए इस चुनाव में न तो इशू बना, ये हमारे 50 बार सवाल किए गए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसमें गिरती है, इसलिए हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए शाम को हमने मुद्दा बनाया और आप लोगों ने नहीं बनाया। कौन चोर है कल पता चल जाएगा, 12 तारीख को पता चलेगा कौन चोर है कौन साहूकार है। 11 को पता चलेगा, 11 को पता चलेगा कौन चोर है और कौन साहूकार है, 11 को पता चल जाएगा। उस दिन हम लोग बैठेंगे, उस दिन स्वीकार कर लेना कि भैया हम ही चोर हैं, उस दिन स्वीकार कर लेना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग अनावश्यक उस ऐसे मुद्दों पर जा रहे हैं जिसके बारे में दिल्ली के वोटर ने बहुत ज्यादा कंसंट्रेट किया नहीं। उन मुद्दों पे हम डिस्कशन को ले जाते हैं। दिल्ली के लोगों ने बेसिक सुविधाओं को लेकर के। शास्त्री जी एक बात सुनिए जी, देखिए दिल्ली क्योंकि हमारी यूनियन कैपिटल है और वहां ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां के लोग नहीं रहते हों, सब प्रदेशों का वहां पे वोटर है वो।
हर व्यक्ति ने अपने अंदाज में कोशिश की है। जैसे अभी कहा कि हमारे साथ में नीतीश कुमार, चिराग पासवान भी वहां पे आए। उनको लगता है कि पूर्वोत्तर जो पार्ट है इसका, उत्तर प्रदेश का और बिहार के जो उत्तर प्रदेश से लगता हुआ हिस्सा, वहां के लोग काफी रहते हैं, वेस्ट बंगाल के भी लोग रहते हैं, जगह जगह के लोग, राजस्थान के भी रहते हैं, हरियाणा के भी रहते हैं, पंजाब के भी रहते हैं। सबने अपनी कोशिशें की। मुद्दा इसी वजह से दिल्ली की सुविधाओं के साथ साथ जब लगता है कि हम इस स्टेट के अंदर ये काम कर रहे हैं तो उसको आधार बनाया जाता है। लेकिन मैं एक बड़ी रोचक बात मुझे लगी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अपने राज्यों को कभी आधार नहीं बनाया दिल्ली के पूरे चुनाव में कि आप एक बार फलाई स्टेट में जाके देखें वहां पे हमने किस तरह का काम किया है। कुछ किया हो तो नहीं, वो तो देखिए अब तो सारा का सारा नेगेटिव है, सारा का सारा चर्चा नहीं किया आप लोगों ने, चर्चा नहीं की, लेकिन उसकी चर्चा नहीं की। गुजरात मॉडल जो भ्रष्ट साबित हुआ है उसको तो पैरेलल रखा ही नहीं जा रहा है। किसी भी स्टेट के साथ गुजरात पैरेलल नहीं आ पा रहा है। इसमें एजुकेशन देख लीजिए, हेल्थ देख लीजिए, कोई भी स्टेट नहीं। कांग्रेस को तो दूसरे राज्य में जाने की जरूरत नहीं थी। दिल्ली का जो भी विकास है वो कांग्रेस का किया हुआ है। ठीक है, मैंने पंजाब में है ना, पंजाब में है ना, आपने से बिल्कुल है। क्या कमी है? पंजाब बर्बाद है। अब आप जो वादे किए थे एक भी पूरा नहीं कर पाए। पानी दी उसके लिए हम एक भी पूरा नहीं कर पाए। आपने लाइट पानी दी उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप दावा नहीं कर सकते, है ना। आप तो लोकपाल पे बोलिए, लोकपाल का आपने क्या क्या लोकपालों अब आपको पता ही नहीं है तो जब और लगेगा आपको, जिसको बताना चाहिए, जिसको मालूम होता ही नहीं सकते, जिनको जानकारी नहीं है, आप तो झूठ 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 बोल करके खुशी कर रहे हैं। झूठे नहीं क्या चीज आपने किया? क्या चलो कितने मकान दिए हैं आपने? क्या चीज? मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, कच्ची कॉलोनीज के अंदर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके किसी स्टेट में, अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप बता सकें जो दिल्ली में काम हुआ है, आप देख लेना, रिजल्ट जब उस दिन आएगा आपको सारा काम पता चल जाएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी अच्छी तरह से। और ये सच है कि ये दिल्ली का चुनाव इन नेताओं की, इन पॉलिटिकल पार्टीज की औकात बताएगा। मैं आपको बता रहा हूं, इनको अपने सारे एजेंडे बदलने पड़ेंगे। ये सब जो है आज अभी तक है, और ये रिजल्ट आने के बाद ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग जाने वाला है। मुद्दे पर हर स्टेट में इनको घेरा जाएगा। देखिए आपको बता रहा हूं, चुनाव में मुद्दे पर जनता के मुद्दे बेशक कितने रहे ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पार्टी का अपने एजेंडे जो है वो भी एक मुद्दा है। जैसे 370, शाहीन बाग, सर्जिकल स्ट्राइक, नेशनल इश्यूज जो मोदी जी के बर्बाद है, उन्होंने रखा। देश की आर्थिक और हिंदू मुसलमान करके कितने दिन लोगों को बहकाएंगे। देश की आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर स्थिति में है। आप इतने दूध के दूल्हे नहीं हो। आपका केजरीवाल पिछले 1.5 साल से सुधरा है। कुछ भी बोलिए, पहले ये भी हिंदू मुसलमान का खूब राग अलापता था। सुधरा क्या? थोड़ा रेस्पेक्ट। कौन सा राग? अब ये किस राग की बात कर रहे हैं आप? 1.5 साल पहले क्या नाम बताइए ना, क्या अभी समय कम है। लो अब आपको पता नहीं है, कुछ भी बोल रहे, कैसे बताता नहीं? कुछ भी बोल रहे। चल मैं माफी चाहूंगा, समय कम है। तो कुल मिलाकर के एग्जिट पोल भी शुरू हो चुके हैं, और एग्जिट पोल में जो हमारे सामने अभी मीडिया रिपोर्ट्स के साथ में है, मैं एक जगह का आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। चांदनी चौक की 10 सीटों में से 7 से 9 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाने की बातें मीडिया रिपोर्ट्स कर रही है। 1 से 3 सीट तक बीजेपी और कांग्रेस 0 से 1 सीट तक ले सकती है। खैर अभी देखिए, वैसे एग्जिट पोल को आप लोग एंजॉय करिए, जो सामने रिपोर्ट्स में आ रही है, हमको एग्जिट पोल नहीं लेकर के आ रहे हैं। कई बार एग्जिट पोल विपरीत भी चले जाते हैं, कई बार सटीक भी चले जाते हैं। तो ये तो एक गैप मिलता है आपको वोटिंग और काउंटिंग के बीच का, उस तक आप चर्चा कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उस दौरान मसाला तो चाहिए कुछ, क्या करेंगे आप चर्चाओं में? तो अपना जोड़ बाकी गुना भाग देख करके एक टाइम स्पेंड कर सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं, एक ख्वाब बना सकते हैं कि मुख्यमंत्री फुला अगर ऐसा होगा तो कौन होगा, क्या होगा। और राजनीतिक दलों के देखिए एजेंडे की बात अब छोड़िए, एजेंडा तो वही होता है जो उसको सटीक बैठता है, उसके अकॉर्डिंग चलता है या फिट बैठता है, वही उनका एजेंडा है, चाहे किसी के फेस की बात हो, चाहे मुद्दों की बात हो। तो चलिए काउंटिंग पे भरोसा करिए, और रिजल्ट हकीकत के वही होते हैं जो आपके ईवीएम से बाहर निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और दिल्ली के दंगल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।